नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का सिद्धांत। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अरस्तु का काव्य सिद्धांत व उनका विरेचन सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत और लॉन्जानस की औदात्य धारणा। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा के सिद्धांत पर। तो जो प्रमुख प्रश्न इनसे बनते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा विषयक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में डिक्सन शब्द का प्रयोग कवि आलोचक जॉन ड्राइडन, जिनका समय काल माना जाता था सन 1631 से 1700 ईस्वी में, उन्होंने अपनी कृति एक सलवैव में किया था। इसके पश्चात प्रसिद्ध आलोचक डेनिश ने अपने एक लेख में डिक्सन शब्द का उल्लेख किया था। ये डिक्सन शब्द के उल्लेख के बारे में बात हो रही है कि एक डिक्सन शब्द है, उसका उल्लेख कहाँ पे हुआ। तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम जो किया था जॉन ड्राइडन थे, और उसके बाद एक प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं डेनिस, उन्होंने अपने ग्रंथ में किया था। इसके पश्चात पोप ने आधिकारिक रूप से इलियड की भूमिका में डिक्सन पर विचार किया। इसे प्रतीत होता है कि काव्य भाषा चयन संबंधी विचार अपनी शक्ति और सीमा के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य विचारकों में तीव्रता से उभरा। काव्यशास्त्र संबंधी सिद्धांतों का विवेचन करने वाले समीक्षकों के लिए भाषा की समस्या निरंतर बनी रही है। वर्ड्सवर्थ कवि और आलोचक दोनों थे, जिनके बारे में आज प्रमुख चर्चा रहेगी। केंद्र बिंदु हमारे रहेंगे वर्ड्सवर्थ। तो यह जो थे एक कवि और आलोचक दोनों थे। आपने काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व उन सभी आलोचकों तथा कवियों की विचारधारा का अध्ययन किया जो इनके पूर्ववर्ती थे, और जब इन्होंने अपनी आलोचनाएं दी एक कवि के रूप में, जब ये सामने आया, तो उससे पहले इन्होंने इनके जो पूर्ववर्ती समस्त आचार्य हुए उन पर गहन अध्ययन किया और बाद में अपनी आलोचनाएं सबके संबंध में रखी। उनका काव्य भाषा निर्धारण सिद्धांत लिरिकल बैलेट्स, ये इनकी एक पुस्तक है। उनकी काव्य भाषा निर्धारण सिद्धांत लिरिकल बैलेट्स, जो कि सन 1789 एडी में आई थी, अर्थात सन 1789 ईस्वी में आई थी, की लंबी भूमिका में प्रस्तुत हुआ था। उनके विचार निश्चित रूप से ड्राइडन और पोर्ट की काव्य भाषा संबंधी रूढ़ विचारों के विरुद्ध हैं। जो इनके विचार हैं प्रमुख तौर से देखें तो एक जॉन ड्राइडन हुए हैं कवि और एक पोप, तो इनके विरुद्ध ही इनके विचार बैठते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से सादा सरल बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा के पद पर आसीन करने का निर्णय लिया। जो इनका काव्य है वो कहीं ना कहीं एकदम सादा और सरल बोलचाल भाषा में है, और उसी में ये अपना काव्य लिखते हैं, ये अपनी रचना लिखते हैं। काव्य भाषा में नीरसता नहीं हो, इसके लिए वे अभिव्यक्ति में आवेग तत्व के ग्रहण पर बल देते हैं। अब ऐसे बिना किसी चीज़ का समाहार किए हुए एक काव्य नीरस हो जाएगा, तो उसमें रस की प्रधानता देने के लिए कहीं ना कहीं आपने आवेग तत्व पर बल दिया है। ठीक है, आवेग तत्व पर बल दिया है, जिससे एक रचना क्या कहते हैं, इसके लिए अभिव्यक्ति में आवेग तत्व पर गहन बल देते हैं। युक्तता और गद्यमयी प्रवृत्ति के लिए युक्तता और गद्यमयी प्रवृत्ति के विपरीत वे कल्पना और भाव को काव्य भाषा के निर्धारण में विशेष महत्व प्रदान करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जो रचना है उसमें कल्पना और भाव को भी प्रमुख स्थान देते हैं। वे कवियों को नियमों की श्रृंखला से युक्त मानते हैं। यह बात उनकी काव्य भाषा की परिभाषा से सिद्ध हो सकती है। जो कवि हैं, यह इनका मानना है कि कवि जो होते हैं वो एक नियमों की श्रृंखला में बंधे होते हैं, और उसी के संदर्भ में कवि व प्रसिद्ध आलोचक वर्ड्सवर्थ अपनी एक पंक्ति लिखते हैं। क्या है उसमें? पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड एंड फ्रैंक्विलिटी। अर्थात काव्यशास्त्र के क्षेत्र में वर्ड्सवर्थ के विचार आइंस्टीन योग की प्रतिक्रिया भी कहे जा सकते हैं। उन्होंने काव्य भाषा पर विचार करते हुए अभद्र, अश्लील, असभ्य भाषा प्रयोग का निषेध किया है। यह है कि वर्ड्सवर्थ जो है अपनी रचना में इन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि जो काव्य रचना है उनमें कहीं ना कहीं अभद्र भाषा, अश्लीलता न व्याप्त हो, इनसे दूरी रचना रखी जाए। भाषा चयन के संबंध में उनकी विशिष्ट मान्यताएं हैं। वे मानते हैं कि काव्य भाषा में निर्धारण यह महत्वपूर्ण है कि कवि को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो, और भाषा संबंधी के बारे में कवि के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि जो भी कवि रचना कर रहा हो उसे यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस पर वह रचना कर रहा है उस स्थिति का उसे पूर्व ज्ञान और समुचित ज्ञान हो। आगे वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा में अलंकारिकता से बोझिल, भारी भरकम और
धन्यावाचक शब्दों का विरोध किया। और आगे जो ढेरों अलंकार रचना में हो जाते हैं तो वर्ड्सवर्थ इस बात को कहते हैं कि नहीं, ढेरों अलंकार की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होती है। और कहीं ना कहीं बोझिल भारी भरकम ध्वन्यात्मक शब्दों का विरोध किया और इसका विरोध करते हैं कि ज़्यादा अलंकारिकता से भी एक रचना खराब हो जाती है। उनका मानना है कि सामान्य व्यवहार की भाषा में काव्य की भाषा का चयन किया जाना चाहिए और कहते हैं कि जिस प्रकार से सामान्य काव्य हो उसी प्रकार से सामान्य भाषा का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। समाज के मध्यम एवं निम्न वर्गों के व्यवहारिक संवादों से ही शब्द चुने जाने पर भाषा में सजीवता और जीवंतता आती है। आगे कहते हैं कि जिस समाज के बारे में लिख रहे हैं, यदि वह ग्रामीण वर्ग है, सपोज दैट यदि वह ग्रामीण वर्ग है तो ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग किया जाए, यदि वह नगरीय क्षेत्र है तो नगरीय भाषा का प्रयोग किया जाए। अर्थात इनके कहने का मतलब है जैसा देश वैसा भेष, अर्थात जहाँ का ही भी वर्णन किया जा रहा हो वही की बोली भाषा काव्य में प्रयोग की जानी चाहिए। वह कहते हैं कि शब्दों की पुनः पुनः आवृत्ति से उन शब्दों की शक्ति क्षीण हो जाती है और उनके प्रयोग से कुशल अभिव्यक्ति भी हीन होने लगती है। और आगे ये भी कहते हैं कि शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति से भी कहीं ना कहीं काव्य खराब हो जाता है। वे व्यवहारिक भाषा को काव्य भाषा नहीं कहते, बल्कि व्यवहारिक भाषा से काव्य भाषा चयन पर बल देते हैं। ठीक है, जो व्यवहारिक भाषा है उस भाषा को अपने लेखन में लाने पर वो काव्य भाषा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, महत्वपूर्ण बताते हैं। सामान्य जीवन में से काव्य भाषा चयन से वर्ड्सवर्थ का आशय अश्लील एवं अभद्र शब्दों से ग्रहण से नहीं है, वरन भाषा की जीवंतता की खोज करने से है। इसलिए उन्होंने सर्वत्र चयन शब्द पर बल दिया। ऐसा होने पर कल्पना का समावेश उस सजीव भाषा को और अधिक सप्राणता प्रदान करता है। सामान्य वस्तुओं का वर्णन भी असाधारण ढंग से प्रस्तुत करने पर अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये क्या कहते हैं कि यदि वस्तु सामान्य है फिर भी उसका वर्णन असाधारण तरीके से कर दिया जाए तब भी वस्तु का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो यथार्थ जीवन से व्यवहारत होने वाली भाषा कवि के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सफल होती है। आगे क्या कहते हैं कि जीवन की वास्तविक घटनाओं के सहज दबाव से जो शब्दावली फूट पड़ती है वह शब्दावली काव्य भाषा के क्षेत्र में अमोघ प्रभाव उत्पन्न करती है। कहते हैं जीवन की वास्तविकता में जो भाषा शैली होती है, जो घटनाएं होती हैं, यदि उन्हें काव्य लेखन में लाया जाए तो वह एक अमोघ प्रभाव उत्पन्न करती है एक पाठक या श्रोता के हृदय में। यह आवश्यक है कि शब्दावली मनुष्य के द्वारा व्यवहारिक जीवन में व्यवहृत हो, तभी वह कवि के अभिप्रेत अर्थ को संप्रेषित करने में सक्षम हो सकेगी। वर्ड्सवर्थ प्रगतिवादी कवि थे, अतः भावों का सहज उच्छलन उनकी विचारधारा का सहज स्वाभाविक आधार था। भाषा में भी प्राकृतिक सहज स्वाभाविकता का यह अन्वेषक है। यह आडंबर कृत्रिमता या रूढ़िवादिता के विरोधी थे। आप भी जो ये रचनाकार कवि आलोचक हुए वर्ड्सवर्थ, ये भी आडंबर और कृत्रिमता और रूढ़िवादी के खिलाफ हमेशा ही रहे हैं, अपनी रचनाएं हमेशा इसके विरोध में ही दी हैं। इसलिए उन्होंने प्रचलित काव्य भाषा शैली का प्रतिकार करके नव्य शास्त्रवादी धारा से अपने को विच्छिन्न करके अपना नया स्वच्छंदतावादी मार्ग प्रस्तुत किया। इसलिए जो भाषा में इन्हें नहीं पसंद आ रहा था, इन्होंने अपना अलग मार्ग चुना और कहीं ना कहीं जो भाषा में अन्य कवि लिख रहे थे उनसे दूर हटके आडंबर रूढ़िवादियों से दूर हटकर अपना एक स्वयं का मार्ग स्वच्छंदतावादी मार्ग अपनाया। आगे काव्य भाषा के संबंध में उनके विचार घोषणा पत्र के रूप में प्रचारित हुए। ये गद्य भाषा और छंदबद्ध भाषा में कोई अंतर नहीं मानते थे। इनका मानना था कि ये जो गद्य भाषा होती है अर्थात कहानी की भाषा, और जो छंदबद्ध भाषा होती है जो होती है बिहारी, जैसे अपने कवियों में देखें बिहारी लोगों की भाषा, तो इनमें यह कोई अंतर मानते नहीं थे। जैसे आज के गद्य भाषा अर्थात जो कहानी नाटक होते हैं, जैसे भारतेंदु के ले लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, और छंद की बात करें तो केशवदास से बिहारी के किसी के भी ले लीजिए, तो यहाँ पे एक बड़ा अंतर है। लेकिन जो वर्ड्सवर्थ हैं वह अंतर नहीं मानते और कहते हैं कि गद्य भाषा और छंद भाषा में कोई अंतर नहीं है। उनके अनुसार भाषा भाव या विचार की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, साध्य नहीं। कवि के लिए भाषा की उपयोगिता उतनी ही होती है जितनी सैनिक के लिए अश्व की उपयोगिता होती है। या एक महत्वपूर्ण रूप से तुलना करते हुए कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि जो एक कवि होता है उसके लिए भाषा की उपयोगिता वैसे हो जैसे कि एक सैनिक के लिए अश्व की होती है, अर्थात घोड़े की होती है। ठीक है, आगे काव्य भाषा निर्धारण में वर्ड्सवर्थ की विशिष्ट उपलब्धियाँ इस प्रकार है। काव्य भाषा निर्धारण में जो इनकी उपलब्धियाँ हैं वो आगे उन पर चर्चा करते हैं। तो मनुष्य की बोलचाल की भाषा का प्रयोग जो कवि अपनी रचना में करते, कवि वर्ड्सवर्थ
प्रमुखता अपनी रचना में करते दिखाई पड़ते हैं वह है कि मनुष्य की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जन सामान्य या जनजीवन की देश भाषा का प्रयोग और जनजीवन की जो सामान्य देश भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोक्ता द्वारा यथार्थ व्यवहार की भाषा से चयन और उनका उनका यथार्थ जो वास्तविक व्यवहार होता है उसी भाषा का चयन ये अपनी रचना में करते हैं। भाषा प्रयोग में कल्पना का रंग विधान, भाषा प्रयोग में कहीं ना कहीं अपनी कल्पना का रंग विधान भी इनमें इनकी रचना में देखने को मिलता है। प्रस्तुतिकरण में असाधारणता, और प्रस्तुतिकरण में असाधारणता मतलब सामान्य चीज़ को भी, सामान्य वस्तु को भी, सामान्य बातों को भी इस प्रकार से वर्णन करना कि जैसे वह बहुत ही विशेष बना दे। इसलिए कहते हैं कि सामान्य वस्तु में प्रस्तुतिकरण में असाधारणता। वातावरण और परिवेश के शब्द सामर्थ्य को से रोचक बनाने के लिए मानव प्रकृति का अनुकरण, और वातावरण और परिवेश को बिल्कुल बेहतरीन कृत्रिम ढंग से सजाने के लिए कहीं ना कहीं मानव प्रकृति का अनुकरण इनकी रचनाओं में भी देखा जा सकता है। काव्य भाषा और गद्य भाषा में विशेष अंतर नहीं, जो कि बता चुके हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है वो काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई अंतर नहीं समझते हैं। काव्य के लिए छंद का विशेष आग्रह नहीं, और यह मानते हैं कि काव्य लिखने के लिए छंद की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, बिना छंद के भी काव्य लिखे जा सकते हैं। और साथ में यह भी मानते हैं कि ज़्यादा अलंकारों का बोझ नहीं होना चाहिए, और साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भाषा शैली में सभी तत्वों का समावेश होने पर वर्ड्सवर्थ का भावों का सहज उच्छलन संबंधी विचार फलीभूत होता है। जो इनका फिर एक भावों का सहज उच्छलन संबंधी या विचार, तो इनमें यह जो उपर्युक्त चीज़ें बताई गई हैं जो अभी मैंने बताया आपको, तो यह सब चीज़ें उनमें समाहित होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा के अवरोधक तत्वों के रूप में कुछ अलंकारों का उल्लेख किया। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के अवरोधक तत्वों के रूप में कुछ अलंकारों का उल्लेख किया, अर्थात जो काव्य भाषा के अवरोधक तत्व हैं, जो अलंकार जिनमें जो काव्य में अवरोध पैदा करते हैं, उनके संदर्भ में लिखते हैं कि उनका मत है कि कविता में विशिष्ट प्रयोग काव्योक्ति, वक्रोक्ति, विपर्य, विरोधाभास, वस्तु परिगणन की प्रवृत्ति, भावाभास, विलक्षण प्रयोग, दूरारूढ़ कल्पना, अतिशयोक्ति, शाब्दिक चमत्कार, अस्पष्टता, क्लिष्टता आदि की ओर कवि का आकर्षण कविता की जीवंतता को समाप्त कर देती है। अतः कवि को भाषा प्रयोग में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करनी चाहिए, अंततः उन्हीं पर चर्चा करनी चाहिए, वरन अपितु सब चीज़ों को छोड़कर जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को रखना चाहिए। यह नहीं कि अलंकार और छंद के चक्कर में पूरी रचना में अलंकार का बोझ जैसे दिखाई पड़े। आगे जो प्रश्न है, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों में प्रथम और अंतिम ज्ञान है। पाश्चात्य कवि वर्ड्सवर्थ के शब्दों में इसकी विवेचना कीजिए। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि जो कविता मानते हैं कि प्रथम और अंतिम ज्ञान है, इस पर सामीक्षा के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आगे क्या लिखते हैं कवि कि कविता तीव्र मनोवेगों का सहज उच्छलन है तथा इसका प्रादुर्भाव शांत अवस्था के क्षणों में होता है। सहज उच्छलन से वर्ड्सवर्थ का अभिप्राय विचारहीनता या लापरवाही नहीं है। सामान्य व्यक्ति के भावों वेगों की सहज अभिव्यक्ति काव्य नहीं कही जा सकती। इसके लिए चिंतन मनन और गहन अध्ययन से सद्वृत्तियों का विकास पूर्ण लक्षण है, अर्थात सद्वृत्तियों का विकास हो जाने के बाद ही कविता का प्रादुर्भाव संभव है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, पोएम्स टू विच एनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड वेयर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन एनी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट बाई अ मैन हु being possessed of more than usual organic sensibility had also thought long and deeply। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि आरंभिक मनोवेगों से संयुक्त होकर भावों का रूप ग्रहण करते हैं। आरंभिक मनोवेगों से संयुक्त होकर भावों का रूप ग्रहण करते हैं। कवि शांत के क्षणों में इन्हीं भावों का पुनः स्मरण करता है। प्राथमिक अनुभूति में वितरण बहुत रहते हैं, किंतु इस पुनः स्मृति अनुभूति से संबंधित दृश्य के केवल वे अंश रहते हैं जो पूरी जीवंतता से कवि की स्मृति में सुरक्षित रह गए हैं। इसमें कवि मूल अनुभूति की आत्मा को प्रस्तुत कर सकता है, केवल उसके इंद्रिय बोध को नहीं। यह ऐसी संतुलित मनोदशा है जो विचार से उन्नत होती है। एक अन्य अंतर यह है कि जहाँ आरंभिक मनोवेग सहज और अचेतन होते हैं, वहीं पुनः स्मृत भाव प्रयास साधित कर सचेतन। मनोवेगों का सहज उच्छलन एक अचेतन प्रक्रिया है, जबकि शांति के क्षणों में भावों का पुनः स्मरण एक सचेतन। ठीक है, आगे ऊपर से देखने पर उक्त दोनों कथनों में अंतर विरोध दिखाई देता है। पहले कविता को अचेतन प्रक्रिया कहा गया है और फिर सचेतन। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा, कहते हैं कि पहले एक अचेतन है, एक सचेतन है।
किंतु यह अंतर्विरोध प्रतीयमान है, वास्तविक नहीं। सच्चाई यह है कि दोनों कथन एक दूसरे के पूरक हैं। वर्ड्सवर्थ दूसरे कथन से अपने पहले कथन को संशोधित करना चाहते हैं। विचार द्वारा संशोधित मनोवेगों का सहज उच्छलन कविता है। श्रेष्ठ कविता में भाव और विचार दोनों का सहयोग, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर उच्च कोटि के काव्य का सृजन हो सकता है। वर्ड्सवर्थ ने जहाँ कविता को सहज मनोवेगों का नैसर्गिक सहज उच्छलन कहा है, वहीं यह भी कहा है कि कविता मानव तथा प्रकृति का चित्र है। वे यह भी कहते हैं कि कविता समस्त ज्ञान सांस तथा उत्कृष्ट आत्मा है। साथ ही वह यह भी मानते हैं कि समस्त ज्ञान का आरंभ और अंत मानव हृदय के समान शाश्वत है। आगे जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा बताए गए काव्य लक्षण है, विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य लक्षणों पर भी अपनी चर्चा करते हैं, अपने मत देते हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य के स्वरूप में जो विचार प्रकट किए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य के स्वरूप में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उसका निरूपण करने से पूर्व यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे मूलतः कवि थे। ठीक है, समालोचना की उनमें ना तो कोई रुचि थी और ना प्रवृत्ति और ना क्षमता। तो मूल रूप से देखा जाए तो जो वर्ड्सवर्थ थे वह एक कवि थे, और समालोचना की जैसा कि पुस्तक में बताया जाता है कि ना उनमें कोई समालोचना की न कोई उनकी रुचि थी और ना ही उनमें क्षमता थी, ना ही उनकी कोई प्रवृत्ति थी। प्राकृतिक परिवेश में पालने के कारण उनके अंदर जो सौंदर्यबोध विकसित हुआ वह यह कविता के अनुकूल था। समालोचक के जो गुण अपेक्षित होते हैं वह उनमें नहीं थे, और यह भी कहते हैं कि जो एक समालोचक के अंदर गुण विद्यमान होने चाहिए थे वह वर्ड्सवर्थ के अंदर नहीं थे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ मूल रूप से देखा जाए तो कवि थे, ना कि आलोचक या समालोचक। फिर भी उन्होंने आलोचना पर फिर भी बहुत कुछ लिखा है। ना ही उनकी कोई रुचि थी, ना ही उनके पास सामर्थ्य था, ना ही उनकी कोई प्रवृत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आलोचना पर बहुत कुछ लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक स्वच्छंदतावादी कवि थे। उन्होंने काव्य संग्रह लिरिकल बैलेट्स की भूमिका को स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसलिए काव्य विषयक उनकी जो भी अवधारणाएं हैं वे सब स्वच्छंदतावाद के अनुकूल हैं। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में काव्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि कविता मनोभावों का सहज उच्छलन है। इसकी उत्पत्ति शांति की अवस्था में होती है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में आगे एक पंक्ति है, कविता तीव्र मनोवेगों का सहज उच्छलन है तथा इसका प्रादुर्भाव शांत अवस्था के क्षणों में होता है। All good poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings. It takes its origin from emotions, recollected and tranquility. सहज उच्छलन से वर्ड्सवर्थ का अभिप्राय विचारहीनता या लापरवाही नहीं है, सामान्य व्यक्ति के बनो। ये फिर से वही लाइनें हैं। आगे देखते हैं मुख्यतः इसमें और जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं देखते हैं। चर्चा वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी मान्यताओं पर, जो इनकी काव्य संबंधी इनकी मान्यता रही हैं वर्ड्सवर्थ की, उन पर एक संक्षेप में चर्चा कर ली जाए, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आइए, वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा विषयक जो मान्यता प्रस्तुत की वह उनके पूर्ववर्ती काव्य भाषा विषयक मान्यता से ज़्यादा गतिशील है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा विषयक में जो मान्यता प्रस्तुत की है वो कहीं ना कहीं इनके पूर्ववर्ती काव्य भाषा विषयक थे वो उनकी मान्यता में ज़्यादा गतिशील इनकी मान्यता रही है। हालांकि मान्यता का इनके ही मित्र कॉलेज ने कटु आलोचना की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी मान्यता है उसकी आलोचना इनके मित्र हुए हैं कॉलेज। उन्होंने ही इनकी मान्यता की आलोचना की है, उन पर कटु शब्द लिखे हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ का महत्व कम नहीं हो जाता है, लेकिन इससे भले उन्होंने आलोचना कर दी है लेकिन इससे कोई बात नहीं है। इससे वर्ड्सवर्थ का महत्व आलोचना के क्षेत्र में या काव्य भाषा के क्षेत्र में उनका महत्व तो कोई कम नहीं हो जाता है। इनकी भाषा विषयक मान्यता पर विचार करने से पहले इनके पूर्वी भाषा विषयक मान्यताओं का संक्षिप्त उल्लेख अनिवार्य है। आइए, इनके पूर्ववर्ती आचार्यों के जो विषय काव्य भाषा संबंधी विषय रहे हैं उन पर थोड़ी चर्चा। अंग्रेजी साहित्य कोश में वर्ड्सवर्थ के उद्भव से पूर्व, इनसे पहले काव्य की भाषा रीतिबद्ध होती जा रही थी। जो काव्य की भाषा थी वो रीतिबद्ध होती जा रही थी। काव्य शैली के कुछ तत्व निर्धारित किए जा चुके थे और भाषा की शब्दावली भी निश्चित की गई थी। भाषा में एक निश्चित आग्रह था।
उसमें रूढ़ शब्दावली का प्रयोग करना ही महत्वपूर्ण माना जाता था। वर्ड्सवर्थ ने भाषा के प्रति आग्रह एवं रूढ़िबद्धता का विरोध किया तथा ड्राइडन ग्रे आदि द्वारा मान्य भाषा शैली को अनुचित घोषित किया गया। ग्रे आदि का कथन था कि युग की भाषा कविता भाषा नहीं होती, युग की भाषा कविता भाषा नहीं होती, परंतु वर्ड्सवर्थ ने कहा, मैंने प्रयोग स्वरूप इन कविताओं को यह देखने के लिए लिखा कि काव्यात्मक आनंद देने के लिए मध्य और निम्न वर्ग द्वारा प्रमुख बोलचाल की भाषा कितनी अनुकूल पड़ती है। भाषा के संबंध में उनकी दो धारणाएं मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, काव्य भाषा का जनसाधारण की भाषा में होना, और दूसरा गद्य तथा पद्य की भाषा में कोई वास्तविक अंतर ना होना। ये जो है वो काव्य विषयक मान्यता में प्रमुख रूप से वर्ड्सवर्थ की भाषा में दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने उस भाषा को कविता की भाषा माना जिसमें भावों और विचारों की संबद्धता हो, और वो कविता की भाषा किसे मानते हैं? उस भाषा को जिसमें विचारों और भावों की संबद्धता हो, अर्थात जिसमें भावों और विचारों की सहज अभिव्यक्ति की जा सके। सहज अभिव्यक्ति की भाषा का अर्थ है जन सामान्य की भाषा, अर्थात बोलचाल की भाषा। इसलिए काव्य भाषा के संबंध में कवि कर्म का उल्लेख करते हुए वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ही शुड कीप द रीडर इन कंपनी ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। जनसाधारण की भाषा से उनका तात्पर्य ग्रामीण रूप से ना होकर आम आदमी की भाषा से ही था, जिसे यथासंभव सुधार चयन के आधार पर सरल, सीधा और आडंबरहीन रूप दिया जा सके, जो पाठक अथवा श्रोता को प्रभावित करते हुए उसमें अरुचि और वितरणा पैदा ना करे। वह सर्वथा समझ में आने वाली तथा भावावेग की अभिव्यक्ति में सक्षम और समर्थ हो। अतः वे स्पष्ट करते हैं कि यथासंभव काव्य की भाषा सामान्य आदमी की भाषा होनी चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि वे वांछित सहज जन्मभाषा में काव्योचित शब्द चयन के पक्षपाती हैं। कविता को मनोवेग का सहज उच्छलन मानने के कारण ही संभवतः वर्ड्सवर्थ ने व्यवहारिक भाषा प्रयोग को कविता की भाषा होने का श्रेय दिया। कवि भी एक सामाजिक प्राणी है, पर वह आम आदमी से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि उसका इंद्रिय बोध, अनुभूति आदि अपेक्षाकृत प्रौढ़ एवं विस्तृत होती है। वह बाह्य प्रकृति की संवेदना को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। सृष्टि के जिस गोचर रूप को वह देखता है, अनुभव करता है या रूपायित करता है, वह जन सामान्य की जीवन परिधि से भिन्न नहीं होता। अर्थात कवि भी उसी जगत का रूपांकन करता है जिसमें जन साधारण रहते हैं। तो फिर मानो भावों को उनके प्रकृत के रूप में अनुभव करने के बाद उनकी भाषा शैली भी प्रकृत और जन सामान्य की भाषा ही होनी चाहिए। ऐसी भाषा में ही भावानुभूतियों का सहज रूप में साधारणीकरण हो जाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति जन सामान्य के भावों विचारों से ही संबंध होती है। सामान्य मानव का संबंध भी उसी गोचर विश्व से है जिसमें रहकर कवि अनुभव करता है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा विषय में पूर्व निर्धारित नियमों का उपहास किया है। जो वर्ड्सवर्थ है, जो पहले से काव्य भाषा में नियम चले आ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ ने उन काव्य भाषा का उपहास किया है। उन्होंने विशिष्ट काव्यगत युक्तियों तथा वक्रोक्तियों आदियों का विरोध किया, और जो उनकी जो पूर्व से चली आ रही थी विशिष्ट काव्यगत युक्तियाँ और वक्रोक्तियाँ, उनका विरोध किया है। विपर्य तथा वैषम्य को भी उन्होंने अरुचिकर माना, और उसमें जो विपर्य तथा वैषम्य था उसको उन्होंने अरुचिकर माना और यह कहा कि इसमें रुचि नहीं है। निषेधाग्रह से प्रयुक्त पौराणिकता तथा भावाभास इन्हें अप्रिय जान पड़े, और निषेधाग्रह से जो उनमें पौराणिकता थी, भावाभास थी, उन्हें वर्ड्सवर्थ ने कहा यह भी एक काव्य में अप्रिय हैं। इन्होंने प्रचलित काव्य भाषा के कतिपय दोषों का संकेत करते हुए विलक्षणता, दूरारूढ़ कल्पना, अतिशयोक्ति, अस्पष्टता तथा शाब्दिक चमत्कार आदि की आलोचना भी की। इन्होंने कृत्रिम को अवांछनीय घोषित कर काव्य भाषा को सरल बनाने के प्रति आग्रह व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया, जहाँ तक संभव है मेरा उद्देश्य मानव मात्र की भाषा को चुनना ही रहा है। तो आगे कवि वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि जहाँ तक संभव हो सका है मैंने यही लिखा है कि जो मेरी भाषा हो वो एक मानव मात्र की भाषा ही हो, और निश्चित ही ऐसे मानवीकरण उस भाषा के प्राकृतिक अथवा नियमित अंश नहीं है। अपनी भाषा को जनभाषा के पास लाने के लिए इस ग्रंथ में काव्य भाषा नाम की कोई वस्तु नहीं रखी गई है, क्योंकि इसको काव्य भाषा को दूर रखने के लिए यहाँ उतने ही प्रयत्न किए गए हैं
जितने कि लोगों को निर्मित करने के लिए किए जाते हैं। उनकी यह भी धारणा है कि कवि सफल तब माना जाता है उनकी यह धारणा है कि वही कवि सफल माना जाता है जिसका काव्य सामान्य जन के लिए हितकारी हो, अतः उसकी सफलता का आधार ही जनभाषा, जीवन से जुड़ी भाषा है। आगे कहते हैं कि एक सफल कवि के बारे में चर्चा करते हुए क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ, कि सफल कवि वही है जिसके काव्य रचना से या जिसकी रचना से सामान्य जन का हित हो और यही उनकी सफलता का आधार होता है कि जनभाषा जीवन से जुड़ी भाषा ही है। साथ ही भाव तरंगों को जो अंतर की गहराई से उठती है यदि कृत्रिम अथवा बनावटी भाषा में समेटा गया तो उसका सहज सौंदर्य ही धूमिल पड़ जाएगा। वर्ड्सवर्थ अलंकृत भाषा को उस स्थिति में हे नहीं मानते जब अलंकृति भावोद्रेक के क्षणों में आई है। ऐसे तो जो वर्ड्सवर्थ है यह कहते हैं कि ज़्यादा अलंकार नहीं लादने चाहिए, लेकिन यह तब की स्थिति को कहते हैं ठीक है जब अलंकृति भावोद्रेक के क्षण में आई हो, जब भाव हो। उनके मतानुसार सच्ची भाषा भावावेग के क्षणों में बोली जाती है, कम शब्दों में सरलतम अभिव्यक्ति की क्षमता रखती है। वह सहज, गौरवमयी, कलात्मक, वैविध्यपूर्ण तथा अलंकृति भी होती है। उनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण उनके काव्य संबंधी विचारों से ही संबंध है। उनके अनुसार कविता भावनाओं का सहज उच्छलन है और भावोच्छलन के समय भाषा भी हृदय से निकलती है, चिंतन मनन के उपरांत गढ़ी हुई नहीं। जिस प्रकार चिंतन की प्रक्रिया में कवि का मन और मस्तिष्क इतना परिष्कृत हो जाता है कि उसका आंतरिक सहज आवेग उमरकोटि का प्राणवान तथा ऊर्जा युक्त होता है, उसी प्रकार सच्चे तथा विवेकपूर्ण चुनाव से भाषा गरिमा मंडित, सजीव और सप्राण हो जाती है। भाषा संबंधी उनका दूसरा मत है कि गद्य तथा पद्य की भाषा में छंद और लय के अतिरिक्त कोई विशेष अंतर नहीं होता है, अर्थात जो बात पद्य में कही जा सकती है वही गद्य में भी कही जा सकती है। इस संदर्भ में बात करते हुए आलोचक कवि वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि जो पद्य है वो छंद है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बस अंतर होता है तो लय और छंद का अंतर होता है। और यह कहते हैं कि जो बातें पद्य में कही जा सकती है वही बातें गद्य में कही जा सकती है, तो इसमें फिर विशेष अंतर क्यों। आगे इसका संबंध उनका तर्क था कि गद्य की भाषा और कविता की भाषा दोनों एक ही हैं। अभिव्यंजना करने वाली इंद्रिय तथा दोनों को ग्रहण करने वाली एक इंद्रिय एक ही है। इसके परिच्छेद एक ही तत्व से बने होते हैं और इनकी राग रुचि भी परस्पर समान होती है। इनके भाषा संबंधी मत पर यह शंका उठाई गई कि क्या ऐसी भाषा काव्य के स्तर को गिरा नहीं देगी। उनका तर्क था कि महत्वपूर्ण कविता की रचना के क्षणों में कवि निश्चय ही सामान्य से अधिक संवेदना उत्पन्न होता है, साथ ही पर्याय चिंतन से ही उसकी रचना फूटती है। ऐसी स्थिति में कवि की भाषा में स्तरहीनता का आना संभव नहीं है। प्रकृति के साथ तादाम्य और तजन्य अनुभूतियों की गहराई से जो भाषा निकलेगी वह निसंदेह ही पाठक श्रोता के मन में उन्हीं भावों का संचार करेगी जो कवि के अंतर में उमड़े होंगे। फिर हमारी भाषिक संपदा का अधिकांश भाग साधारण ग्रामीण जीवन से ही प्राप्त होता है। कॉलेज ने भी वर्ड्सवर्थ की भाषा संबंधी मान्यताओं पर आपत्ति उठाई है। वे भाषा संबंधित जिन रूपों का विरोध करते हैं वही रूप और उक्तियां उनके काव्य में भी पाई जाती हैं। गद्य भाषा एक कैसे हो सकती है, यह प्रश्न उठाते हैं। तीसरे वास्तविक भाषा में दज्ञ शब्द आपत्तिजनक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और समाज की प्रतिभा, अनुभूति की सच्चाई और गंभीरता का रूप अलग अलग होता है। फिर किस भाषा को वास्तविक माना जाए, और फिर व्यक्तिगत जातिगत कारणों से भी भाषा में भिन्नता पाई जाती है। ये सब इन पर आलोचना के संबंध में कई कवियों का मत रहता है। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर डॉक्टर सत्यदेव मिश्र की मान्यता है कि जहाँ तक गद्य पद्य की भाषा के अंतर का प्रश्न है तो गद्य व पद्यों का छंद संबंधी भेद अन्य भाषागत गद्य भेदों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि काव्य की छंदोबद्धता और गद्य की दंड छंदहीनता भाषागत भेद नहीं, स्वप्न स्वरूपगत भेद है। जहाँ तक वास्तविक भाषा का प्रश्न है तो वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि गांभीर्य से किए गए भाषा चयन, भले ही वह चयन जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त भाषा में ही क्यों न किया जाए, को ही अपनाया जाना चाहिए और उसी ही जनसाधारण की भाषा काव्य में मानी जानी चाहिए। जहाँ तक यह प्रश्न उठता है कि उन्होंने भाषा को नहीं अपनाया जिसकी वह वकालत करते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि यद्यपि उनकी
टिंटर ने एब्बे तथा द इमोर्टलिटी ओड आदि जनसाधारण की चयनित भाषा में नहीं लिखी गई, पर महाकवि की अधिकांश कविताएं जनसाधारण की चयनित भाषा में ही लिखी गई हैं। तो यह थी मुख्य बातें जो वर्ड्सवर्थ के संबंध में थी। आगे जो चर्चा करनी है हमें वह करनी है कॉलेज के कल्पना सिद्धांत पर। तब तक के लिए धन्यवाद।